हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है एस एच केलकर। तो ये जो कंपनी है ये फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स बिजनेस को बिलोंग करती है और इंडिया की जो है वो लार्जेस्ट कंपनी है फ्रेग्रेंस में स्पेशली। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले तो कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कंपनी पैसे कैसे कमाती है और कंपनी क्या क्या किस किस बिजनेस वर्टिकल में काम करती है और कब एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में, यानी कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितने प्लेयर्स हैं, कैसे बायर्स हैं, कौन इसके सप्लायर्स हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो कितनी स्टिकी है, वो किस रेट से ग्रो कर रही है। इस तरीके से जो हाई लेवल है इंडस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है हम इस कंपनी का स्टॉक प्राइस का जो चार्ट है हिस्टोरिक, उसे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसके जो डिप्स हैं और जो उसके हाइज़ हैं वो एनालाइज करेंगे कि आखिर क्या रीजंस था जिनकी वजह से वो डिप आया था, या फिर जो अगर कंपनी का स्टॉक बढ़ा था तो क्या रीज़न था जिसकी वजह से स्टॉक बढ़ा था। वो एनालाइज करना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि हिस्टोरिकली जब आप रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी क्यों गिरी थी या क्यों चढ़ी थी, तो आपको ये आइडिया लगता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। और इस तरीके से जो है आपको ओवरऑल कंपनी के बारे में ज़्यादा पता समझ में आता है। उसके बाद हम इस कंपनी की बिजनेस स्टोरी देखेंगे। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ हो गई या फिर की रिस्क हो गए, मैनेजमेंट की रेम्यूनरेशन हो गई, ये सब चीज़ें देखेंगे। फाइनली जो है इस कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे और उसके बाद जो है एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो है वो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पस से सोच रहे हैं तो आप इस कंपनी में जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके आप जो है अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो चलिए अब मैं आपको इस कंपनी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर आप कंपनी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो आप इस सेक्शन को स्किप भी कर सकते हैं, नीचे वीडियो में आपको टाइमलाइन मिल जाएगी। तो ये जो कंपनी है ये ईयर 1922 में बनाई गई थी और ऑलरेडी जो है 98 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2 साल के बाद 100 ईयर ओल्ड कंपनी हो जाएगी। आज की डेट में जो सीईओ हैं केदार वाजे, वो जो है वो थर्ड जनरेशन के एंटरप्रेन्योर हैं और इस फैमिली ओन्ड बिजनेस में। कंपनी मेनली दो बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है, एक है फ्रेग्रेंस और दूसरा है फ्लेवर्स। तो जो फ्रेग्रेंस बिजनेस है वो जो हिस्टोरिकली जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो फ्रेग्रेंस बिजनेस से ही शुरू हुआ था, और जो फ्लेवर्स का बिजनेस है वो 1990s में बाद में इसमें ऐड किया गया था। तो अब मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि जो फ्रेग्रेंस हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो एक तो ऑब्वियस है कि जो आप परफ्यूम्स यूज़ करते हैं उसमें जो फ्रेग्रेंस होती है वो ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके अलावा आप घर में जैसे शैम्पू यूज़ करते हैं या साबुन यूज़ करते हैं या फिर डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हुए या फिर शेविंग के प्रोडक्ट्स हुए, इस तरीके की चीज़ों में ये परफ्यूम्स जो हैं या ये जो फ्रेग्रेंस है ये यूज़ की जाती हैं। वहीं अगर हम फ्लेवर्स की बात करें तो फ्लेवर्स जो है वो आपके लिक्विड्स हो गए, यानी कि जैसे रसना हो गई या कोक हो गई, उसके अलावा बेकरी के प्रोडक्ट्स हो गए, उसके अलावा कन्फेक्शनरी के आइटम्स हो गए। तो या फिर दवाइयाँ हो गई, तो दवाइयाँ जैसे कड़वी होती हैं तो उनका जो कड़वापन है उसे सप्रेस करने के लिए भी फ्लेवर्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये सब जो है इसके एप्लीकेशंस हो गए। तो अब आगे बढ़ने से पहले अब ये समझ लेते हैं कि इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो कितना है। तो अगर हम ओवरऑल एफ एंड एफ यानी कि फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स इंडस्ट्री की बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 12% के आसपास है। और अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स देखें तो मोस्टली जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो फॉरेन कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी मल्टीनेशनल्स हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट करती हैं। और जो मल्टीनेशनल्स हैं मोस्टली आपकी यूरोपियन यूनियन से आती हैं, फ्रांस हो गया, इटली हो गया। यहाँ पे जो है फ्रेग्रेंस का काफ़ी बड़ा बिजनेस है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वहाँ पे परफ्यूम्स जो हैं वहाँ की बहुत फेमस होती हैं। तो अगर इनकी कॉम्पिटिटर्स देखें तो जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो है गिवार्डन, जो कि 23% मार्केट शेयर होल्ड करता है। और उसके बाद जो है वो है आई एफ एफ, फर्मेंच, और जो है ये फोर्थ नंबर पे आते हैं इन इंडिया विद 12% मार्केट शेयर। तो एट अ हाई लेवल हमें ये समझ में आता है कि ये जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो आपके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो डोमिनेट करते हैं और जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं। तो अब इंडस्ट्री को समझने से पहले अब किसी भी स्टॉक के बारे में जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो है पैसा कमाना, तो हमें ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि जो कंपनी है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। तो मैं इस चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए जनरली जो पीटर लिंच की कैटेगरीज़ हैं वो फॉलो करता हूँ। तो पीटर लिंच बोलते हैं कि भाई आपको एट अ हाई लेवल कोई भी कंपनी आप 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हो गई हाई ग्रोथ कंपनीज जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं ऑब्वियसली। फिर हो गई स्लो ग्रोथ कंपनी जो कि उतनी तेज ग्रो नहीं कर रही हैं, जो कि स्लो ग्रो कर रही हैं, काफ़ी स्लो ग्रो कर रही हैं, उनके पास आगे जो है कम स्कोप है ग्रो करने का। उसके बाद आते हैं स्टैलवर्ट्स। स्टैलवर्ट्स हो गए जैसे आपके जो मार्केट लीडर्स होते हैं या दिग्गज जिसे कहा जाता है हिंदी में, जैसे कि आपका एशियन पेंट्स हो गया या पिडलाइट हो गया या ब्रिटानिया हो गया, इस तरीके की कंपनियां जो कि अपने सेक्टर में दिग्गज कंपनियां हैं और मतलब नए लोगों की एंट्री बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो है मीडियम पेस से ग्रो करती हैं, बट धीरे धीरे जो है जैसे जैसे मार्केट ग्रो करता है वैसे वैसे ग्रो करती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे सिक्लिकल्स जैसे कि मेटल्स हो गए, कमोडिटीज़ हो गई, ऑटोज़ हो गए, बैंक्स हो गए, जो कि एक पीक बनाती हैं और फिर एक ट्रफ बनाती हैं। तो इस तरीके की कंपनीज़ में जो टाइमिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कब एंट्री करनी है, कब एग्ज़िट करना है। उसके बाद आते हैं आपके एसेट प्लेस जो कि अंडर वैल्यूड चीज़ें होती हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स होते हैं। इस तरीके की कंपनी में आप जो है वेट करते हैं कि कब जो है मार्केट उसके एक्चुअल ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज़ करेगा। और फाइनली एक होता है टर्न अराउंड, जिसमें कि कंपनी जो है किसी रीज़न की वजह से जो है वो बिज़नेस उसका ख़राब हो गया टेम्परेरली और फाइनली जो है वो आपका एक रिवाइवल फेज़ में है और कंपनी आगे जाके वापस से अच्छा कर सकती है। तो अगर हम एस एच केलकर की बात करें तो मुझे लगता है ये कंपनी इन 6 में से टर्न अराउंड कैटेगरी की कंपनी है। और एक अगर मतलब हिस्टोरिकली देखें तो एक स्लो ग्रोअर या मीडियम ग्रोअर कह सकते हैं, एक मीडियम ग्रोअर टाइप की कंपनी थी जो कि कुछ रीजंस की वजह से जो है बहुत ज़्यादा गिर रही थी और बहुत ज़्यादा इसका स्टॉक प्राइस क्रैश कर रहा था, और अब जो है ये एक टर्न अराउंड फेज़ में है। तो स्टॉक की कैटेगरी के बारे में शुरुआत में डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो एक माइंडसेट आपका बन जाता है कि ये इस तरीके की कंपनी है, तो आप कितने टाइम के लिए एक टाइम होराइजन आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिक्लिकल्स हैं तो ऑब्वियसली आप 8-10 साल के लिए नहीं होल्ड कर सकते, उनमें एग्जिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं अगर एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी है तो उनकी जब ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है तो उनमें एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है तो उनकी डीरेटिंग शुरू हो जाती है। इसी तरीके से स्टैलवर्ट्स हैं वो आप लंबे ड्यूरेशन तक भी होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और जैसे अगर हम टर्न अराउंड्स की बात करें तो ये जो कंपनी है क्योंकि एक टर्न अराउंड की कंपनी है, तो टर्न अराउंड्स में क्या होता है कि एक जब वो टर्न अराउंड कंप्लीट हो जाता है, जब हमें लगता है कि हाँ मार्केट ने इसका ट्रू जो पोटेंशियल है वो रियलाइज़ कर लिया है, दैट इज़ अ गुड एग्जिट पॉइंट। तो चलिए अब स्टॉक कैटेगरी समझ ली है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब कंपनी के बारे में तो हमने बात कर ली, थोड़ी इंट्रो हमने ले लिया, तो अब बात कर लेते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में। तो ओवरऑल जो फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स इंडस्ट्री है वो एक स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो लगभग जो है 4-5% से ग्रो करती है वर्ल्ड वाइड। वहीं अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया में एक मीडियम ग्रोथ इंडस्ट्री कह सकते हैं, लगभग 5-6% से ग्रो कर रही है फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स। वहीं अगर हम इस इंडस्ट्री की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इस इंडस्ट्री में जो है हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट की ज़रूरत रहती है, क्योंकि इस तरीके की कंपनीज अगर एस एच केलकर की बात करें तो 1500 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इन्हें रखने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक दीज फ्रेग्रेंसेस। और ये जो रॉ मटेरियल हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल नहीं रहते। तो काफ़ी बार क्या रहता है कि जो रॉ मटेरियल है उसकी उसकी सोर्सिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल को बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट करके रखते हैं। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट जो इनका वर्किंग कैपिटल है वो इन्वेंट्री में जो इसके रॉ मटेरियल है उसमें फंसा रहता है। वहीं इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जो ओवरऑल बिज़नेस है वो काफ़ी स्टिकी बिज़नेस रहता है। हाँ, आप खुद सोचिए कि मान लीजिए आप एक साबुन यूज़ करते हैं या आप एक शैम्पू यूज़ करते हैं, तो जो उसकी उसकी स्मेल होती है, उसकी जो परफ्यूम होती है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इन दी ओवरऑल प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए आप एक साबुन यूज़ करते हैं और कल को उस साबुन की जो परफ्यूम है या जो उसकी स्मेल है वो चेंज हो जाती है तो कस्टमर्स को पता चल जाता है। तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि भाई कस्टमर्स को पता चले, तो जनरली कंपनीज जो हैं अपने जो वेंडर्स हैं वो सेम रखती हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर फ्रेगरेंस होती है वो एक उसका जो फार्मूला होता है वो डिस्क्लोज़ नहीं करते ये लोग। और एक कोई भी एक परफ्यूम जो है या कोई भी एक फ्रेगरेंस जो है वो दूसरी फ्रेगरेंस से अलग रहती है। तो काफ़ी तो ये पेटेंटेड भी रहते हैं, इनके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो जो उनके जो प्रोसेसेस रहते हैं। तो इसीलिए जो ओवरऑल बिज़नेस है वो एक स्टिकी बिज़नेस रहता है जनरली। अगर आप देखें तो मार्केट शेयर गेन्स और लॉसेस जो है वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं हैं।
ओवर अ पीरियड ऑफ एन ईयर अगर इंडिया की बात करें तो आधा 1% से ही मार्केट शेयर इधर से उधर होता है, वरना जनरली नहीं होता है। उसके अलावा जो है ये जो कंपनीज़ हैं ये एक एंसिलरी कंपनीज़ हैं फॉर दी एफएमसीजी कंपनीज़। तो जैसे जैसे जो इनके क्लाइंट्स हैं वो ग्रो करेंगे वैसे वैसे ये लोग भी ग्रो करेंगे। तो जो बिज़नेस है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बिज़नेस है, तो जितनी अच्छी स्मेल होगी, जितनी अच्छी परफ्यूम होगी, उतना ही अच्छा जो है इन्हें रिज़ल्ट मिलेगा। साथ ही साथ एक इनोवेशन ड्रिवन बिज़नेस है। तो होता क्या है कि इस इंडस्ट्री में ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले जो है जैसे पतंजलि आया तो आयुर्वेदा के जो प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए इंडिया में, है ना। तो इस तरीके की जो आयुर्वेद से रिलेटेड बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, जैसे कोलगेट ने लॉन्च कर दिया, डाबर का तो ऑलरेडी था। तो इन्हें ट्रेंड को पकड़ना होता है कि अगर आज कोई पर्टिकुलर टाइप की फ्रेगरेंसेस और फ्लेवर्स बनाएंगे वो इमीडिएटली यूज़ नहीं होती, वो आज से 2-3 साल के बाद जो है जाके यूज़ होती हैं। तो इन्हें ये एंटिसिपेट करना होता है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, और उस तरीके से जो है अपनी R&D में सिग्निफिकेंट पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर हम ग्लोबल कंपनीज़ की बात करें तो लगभग जो है 8 से 9% जो है वो खर्च करती हैं इन देयर R&D। वहीं अगर इंडियन कंपनीज़ की बात करें तो 4-5% खर्च करती हैं वो इन देयर R&D, एंड दिस इज़ 4-5% ऑफ देयर सेल्स, नॉट देयर प्रॉफिट। 4 से 5% ऑफ देयर सेल्स। अगर हम एक बिज़नेस डायनामिक्स देखें तो ये एक B2B बिज़नेस है, B2C बिज़नेस नहीं है, B2B बिज़नेस है, क्योंकि जो इनके क्लाइंट्स हैं वो MNC कंपनीज़ हैं या स्मॉल बिजनेसेस हैं या मीडियम स्केल के इंडियन बिजनेसेस हैं। तो जो इनकी नेगोशिएशन पावर है इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइसिंग वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि इन्हें ये डर रहता है कि अगर क्लाइंट टूट गया तो वापस से उसे जो है लेके आना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि स्टिकी बिज़नेस है। तो मार्जिन्स आप ऐसे 50-60% नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ऑलमोस्ट 15 से 20% के बीच में मार्जिन्स रहते हैं एक टिपिकल फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर्स की कंपनी के। वहीं अगर हम ग्लोबल जाइंट्स की बात करें जैसे फ्रांस में या इटली में, यूरोपियन यूनियन में, तो उनकी जो है कुछ हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके 30-40% तक मार्जिन्स रहते हैं, वरना नॉर्मली जो है 15 से 20% के मार्जिन्स एक अच्छा मार्जिन रेंज है फॉर दीज टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं इंडिया में बात करें तो जो है मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट इज़ बीइंग कैप्चर्ड बाय द टॉप 5-6 प्लेयर्स। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बताया था कौन कौन से इनके कॉम्पिटिटर हैं, कितना मार्केट शेयर जो है होल्ड करते हैं। MNCs आर रूलिंग द इंडस्ट्री इन इंडिया, इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्री है। तो ये तो रही बिज़नेस की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि बिज़नेस में इनकी क्या मोट है, कि भाई हमें इनके जो क्लाइंट्स हैं वो इतनी आसानी से नहीं टूटते, लेकिन क्लाइंट्स इतनी आसानी से मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि बाकी जो कंपनीज़ हैं उनके क्लाइंट्स भी इतनी आसानी से नहीं टूटते। तो आखिर ग्रोथ कहाँ से आती है? तो जो ग्रोथ है वो आती है ओवरऑल इंडस्ट्री के ग्रो करने से। तो अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमरिज्म ग्रो हो रहा है इंडिया में, तो नए नए तरीके के प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। जैसे अगर आप देखिए पहले जो है हम टिकिया से जो है बर्तन धोते थे, अब हम विम के लिक्विड वॉश से बर्तन धोते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सी कैटेगरीज़ हैं। जैसे अगर आप फ़ाइन फ्रेगरेंस में जाएंगे तो इस नए नए तरीके के परफ्यूम्स हैं। या फिर अगर आप देखेंगे तो पहले मेंस के जो शेविंग की चीज़ें थी वो काफ़ी लिमिटेड रहती थी, केवल शेविंग क्रीम यूज़ करते थे। आज की डेट में देखेंगे तो मेंस के भी इतनी नई नई कैटेगरीज़ आ गई हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं इन देयर पर्सनल हाइजीन स्पेस। और साथ ही साथ अभी कोरोना की वजह से हेल्थ एंड हाइजीन की वजह से जो आपका एक वो भी इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो उससे भी काफ़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जैसे कि सैनिटाइज़र्स हो गए या साबुन हो गए, इस तरीके की इन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड भी काफ़ी हाई है। तो ओवरऑल जो है ये एज अ पार्टनर वर्क करते हैं। तो जैसे जो इनके क्लाइंट्स हैं वो ग्रो करेंगे वैसे वैसे ये लोग ग्रो करेंगे। तो जिनके पास अच्छे क्लाइंट्स हैं जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, या फिर जो बड़े बड़े MNC कंपनीज़ हो गई, PNG हो गई, तो इस तरीके की कंपनीज़ जिनके पास हैं, क्योंकि वो ग्रो करेंगी तो साथ साथ जो है जो कंपनीज़ इन्हें सप्लाई करती हैं वो भी ग्रो करेंगी। और ख़ास बात ये है कि जो इनकी फ्रेगरेंसेस रहती हैं या जो फ्लेवर्स रहते हैं वो सिर्फ 1% और या 1.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल प्रोडक्ट रहते हैं। तो ओवरऑल जो मतलब इनकी जो इन टर्म्स ऑफ द होल प्रोडक्ट अगर बात करें तो जो इनकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी then the client doesn't have a problem to pay a little bit more or less because it doesn't really impact their overall profitability। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस इंडस्ट्री के मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि कौन कौन से की कॉम्पिटिटर्स हैं या की प्लेयर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं।
तो मेनली 3 टाइप के प्लेयर्स हैं। एक तो हो गए आपके ग्लोबल एमएनसीज़, जो कि बाहर की कंपनीज़ हैं, मोस्टली यूरोपियन कंपनीज़ हैं जो कि फ्रेगरेंसेस बना रही हैं, और 60% ऑफ द मार्केट जो है इंडिया में वही लोग होल्ड करते हैं। अगर उसके बाद देखें तो वो है इंडियन हाउसेस, यानी कि जैसे कि एस एच केलकर जो है इस कैटेगरी में आ गया। उसके अलावा ओरिएंटल एरोमेटिक्स हो गया, वो भी एक लिस्टेड कंपनी है। और उसके अलावा जो है ये लगभग जो है 20-25% के आसपास का जो मार्केट शेयर है वो होल्ड करते हैं। और फाइनली जो है वो आपके आ जाते हैं स्मॉल फर्म्स, यानी कि जो बहुत छोटे छोटे, अगर आपने देखा होगा इतर इतर की शॉप्स होती हैं, या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया जो कि इस तरीके की फ्रेगरेंसेस बनाती हैं, और जो आपके लोकल बेकरीज़ हो गई, छोटी शॉप्स हो गई, या जो लोकल परफ्यूमर्स हो गए जो परफ्यूम्स बनाते हैं, उन लोगों को ये जो आपके फ्रेगरेंसेस हो गए या फिर फ्लेवर्स हो गए वो सप्लाई करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक काम है। अगर आपको इस तरीके के डिटेल्ड एनालिसिस, जिसमें मैं इंडस्ट्री के बारे में और कंपनी के बारे में डिटेल में बात करूं, पसंद हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के लिए मैंने 100 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिएगा उस टारगेट को रीच करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ की कस्टमर्स की। तो इस कंपनी के एसएच केलकर के 4000 से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। और अगर कुछ बड़े कस्टमर्स की मैं बात करूं तो हो गया जैसे गोदरेज हो गया, या फिर मैरिको हो गया, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, या विनी हो गया। तो विनी जो है, जो आपका फॉग का परफ्यूम आता है, वो ये लोग बनाते हैं। तो इस तरीके के बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं वो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जो कि है स्टॉक एनालिसिस। इसमें हम कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करते हैं, उसके चार्ट देखते हैं हिस्टोरिकली, और वो जब बढ़ता है तो हम ये पता लगाते हैं कि वो क्यों बढ़ रहा था, क्या रीजंस थे, और जब वो गिर रहा होता है तो हम, या कोई डिप आता है तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों डिप आया था। तो हिस्टोरिकली देखें तो ये कंपनी 2016 में आईपीओ हुआ था, और 2016 से लेके लगभग 2017 तक जो है ये अप ट्रेंड में था। और उसके बाद जो है ये लगभग कंसोलिडेट कर रहा था टिल 2018, और फिर 2018 से लेके फ्रॉम टिल 2020 ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, और बिल्कुल एक जो है फॉलिंग नाइफ की तरह कंटिन्यूसली गिर रहा था। और शेयर प्राइस देखें तो जो है इसने हाई बनाया था लगभग 350 पौने 400 रुपये के आसपास इन 2018, और उसके बाद जो है ये कंटिन्यूसली गिर रहा था। और अगर अभी मार्च 2020 में देखें तो ये लगभग जो है 50 रुपये तक गिर गया था। अगर आज की डेट में बात करें, आज है 19 नवंबर 2020, तो आज जो है ये लगभग 130 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो इस कंपनी के जो स्टॉक है वो एकदम 100% कोरिलेट हो रहा है उसके आर से। तो जैसे जब 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 जो है उसके आर बढ़ रहे थे, तब तब जो है इसका शेयर प्राइस बढ़ रहा था, और जब जब उसके आर घट रहे थे तब तब उसका शेयर प्राइस भी घट रहा था। अब आखिर उसके आर क्यों बढ़ रहे थे और क्यों घट रहे थे, वो पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो कंपनी जो है वो 2016 से लेके 2017 तक जो है अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा रही थी। मार्जिन्स लगभग ठीक थे, मतलब कम नहीं हो रहे थे, गिर नहीं रहे थे, और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही थी। तो आर बढ़ रहे थे, कोई नया केपेक्स नहीं आ रहा था बहुत ज़्यादा, और जो है ओवरऑल आर बढ़ रहे थे। वहीं अगर हम 2018 से देखें तो कंपनी ने जो है काफ़ी एग्रेसिवली एक्विजिशंस करना शुरू कर दिए थे। तो इन्होंने जो है इटली में CFF करके एक इनकी सब्सिडरी है वो इन्होंने ख़रीदी। साथ ही साथ इन्होंने चाइना में एक प्लांट लगाया। इस तरीके से जो है इन्होंने काफ़ी कंपनीज़ को अक्वायर किया। और जो मेन रीजनिंग थी कंपनी की कि हम क्यों अक्वायर कर रहे हैं, वो ये थी कि जो वहाँ पे जो ट्रेंड्स हैं वो इंडिया से जल्दी जो है वो लोग फॉलो करते हैं। इंडिया अगर मान लीजिए कोई ट्रेंड आज फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे वो ट्रेंड 4-5 साल पहले ही आ जाता है और धीरे धीरे इंडिया में आता है। स्पेशली अगर हम ग्लोबल MNCs की बात करें या उस तरीके के कस्टमर्स की बात करें तो बेसिकली ये जो है अपने आप को जो है अप टू डेट रखना चाहते थे इन विद द ग्लोबल ट्रेंड्स, और इस वजह से जो है इन्होंने अक्वायर करा। और दूसरा रीज़न जो था वो अक्वायर करने का वो ये था कि ये लोग अपनी मार्केट को ग्लोबलाइज करना चाहते थे। ये लोग बाकी कंट्रीज़ में जो है और ज़्यादा सप्लाई करना चाहते थे, जिसकी वजह से ताकि जो है वहाँ पे हायर मार्जिन जो है कमांड कर पाएँ, और साथ साथ जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को और कंपनी को बड़ा कर सकें। बट एक्चुअली में वो जो एक्विजिशंस थे वो उस तरीके से नहीं जो है रिज़ल्ट दे सके। तो अगर बात करें तो कंपनी को कैश फ्लो की प्रॉब्लम कभी भी नहीं थी। कंपनी एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस था जो कि
स्लो ग्रोइंग बिजनेस था, लेकिन जो पैसा था वो अच्छा बना के देता था। और वो जो पैसा था उससे जो है इन्होंने एक्विजिशंस करे और साथ साथ जो है और ज़्यादा लोन लिए और ज़्यादा बोरोइंग की। तो हुआ क्या, अगर हम बैलेंस शीट के टर्म्स में समझे तो बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई, यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई, और साथ साथ जो है आपका डिप्रिसिएशन बढ़ गया। तो अगर आप देखेंगे तो जो इनकी रेवेन्यूज़ हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक ग्रो कर रहे थे, लगभग 7-8% से ग्रो कर रहे थे, लेकिन जो मार्जिन्स हैं वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करते चले गए। लगभग जो है 18%, 17%, 18% से जो है वो 12-13% के मार्जिन्स रह गए। जो मेन रीजंस थे वो तो एक तो ऑपरेटिंग जो आपका बोरोइंग कॉस्ट है या इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ती चली गई, क्योंकि बोरोइंग करके जो है एक्विजिशंस कर रहे थे, और साथ साथ जो है डेप्रिसिएशन भी बढ़ती चली गई, क्योंकि जो नए प्लांट्स एक्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली जो इनका ग्रॉस ब्लॉक है वो बढ़ेगा और जो है इनका डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, तो जो मार्जिन्स हैं वो कम होते चले गए। अब अगर कंपनी के आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे या कंपनी के मैनेजमेंट को सुनेंगे, तो जो मेन रीजंस ये लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि पहले तो ये बोलते हैं कि भाई डिमोनेटाइजेशन की वजह से इम्पैक्ट आया, फिर बोलते हैं जीएसटी की वजह से आया, और रिसेंटली जो है अभी फ्रॉम 2018 टू 2020, मिड एक्चुअली बिगनिंग ऑफ 2020 या एंड ऑफ 2019, एक्चुअली हुआ क्या था इस इंडस्ट्री में, जो ये लोग जो रॉ मटेरियल्स थे जो कि बाकी कंट्रीज से आते हैं, चाइना से आते हैं, यूरोप से आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, तो वो जो रॉ मटेरियल्स थे वो काफ़ी उनकी काफ़ी कमी हो गई, जिसकी वजह से ये लोग रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर नहीं कर पा रहे थे। एक तो है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, वो तो उसकी वजह से मार्जिन स्क्वीज हो गए, और इनफैक्ट काफ़ी रॉ मटेरियल्स इन्हें मिल ही नहीं पा रहे थे, ओवरऑल इंडस्ट्री में ही नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से ये जो पूरी इंडस्ट्री है फ्रेग्रेंस की इंडस्ट्री वो मतलब अपनी वो प्रॉब्लम से जूझ रही थी। लेकिन अब जो है फाइनली 2020 में जाके जो है अब मैनेजमेंट की अगर आप कमेंट्री सुनेंगे तो वो ये बोलते हैं कि भाई अब रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, और जो है अब इतनी ज़्यादा कोई शॉर्टेज नहीं है, रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल है, और ये लोग अब काफ़ी सिग्निफिकेंटली स्टॉक अप करके रख रहे हैं अपने रॉ मटेरियल्स। तो ओवरऑल हमें ये समझ में आता है कि भाई पहले अगर हम 2017-18 की बात करें, 16-17-18 की बात करें, तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस थे जो कि इनके कस्टमर्स थे, क्योंकि बड़े बिजनेस कम थे उस समय पे, अभी फिर भी काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन जो इनका रेवेन्यू का है वो बड़े एमएनसी से आता है, लेकिन उस टाइम पे जो है काफ़ी स्मॉल बिजनेसेस से काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन आता था, तो उस वो लोग जो है मतलब जो है ढंग से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग इम्पैक्ट हो रहे थे। और उसके बाद जो है फाइनली अगर रॉ मटेरियल की वजह से लगभग 1.5-2 साल तक ये कंपनी जो है प्रॉब्लम से जूझती रही। तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मैं बात कर रहा था कि भाई पहले ग्रो कर रही थी लेकिन अब डिक्लाइन कर रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली पिछले 3-4 सालों से डिक्लाइन कर रही है, ये आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। तो अगर आप FY16 में देखेंगे तो 21% थी, FY17 में 22.7% थी, फिर FY18, 19 और 20 में गिरना शुरू हो गई। FY18 में 20.2% थी, 19 में 13.5% थी, और FY20 में 11.3% थी। और अगर हम Q1 ऑफ FY21 देखते हैं तो सिर्फ 9.6% थी। तो आपको याद है मैं इस कंपनी को एक टर्न अराउंड टाइप की कंपनी बता रहा था इनिशियली, तो उसका जो रीज़न था वो ये था कि अगर आप Q2 की बात करें तो Q2 में जो है ये वापस से इम्प्रूव करना शुरू कर गई है, जो आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो वापस से इम्प्रूव करना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो स्टॉक में भी आपको बहुत तेज़ी से जो है ऑलमोस्ट डबल हो गया है, 50 रुपीज़ से जो है ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ भी क्रॉस हो गया है, 130 रुपीज़ हो गया है इनफैक्ट। तो अब हमें हिस्टोरिकली समझ में आ गया कि आखिर क्यों स्टॉक गिर रहा था। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमें ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जो कि देखने को मिल सकती हैं। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं केपेक्स, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका मतलब है कि कंपनी के क्या प्लान्स हैं, वो अपने बिजनेस में और कितना पैसा लगाने की सोच रहे हैं इन दी कमिंग फ्यूचर। तो हिस्टोरिकली तो वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे इन ऑर्डर टू अक्वायर अदर कंपनीज इन इन फॉरेन कंट्रीज़। और लेकिन अगर आज की बात करें तो अभी कंपनी के अगर आप रीसेंट पिछले 1-2 कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी बोल रही है कि हम अभी अगले 2-3 साल तक कोई नई कंपनी एक्वायर करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्यों, और जो ऑलरेडी एक्वायर्ड कंपनीज़ हैं वो अभी उतनी ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे नहीं ऑपरेट कर रही हैं, तो दे विल ट्राई टू रैम्प देम अप एंड इंक्रीज़ देयर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और जो इनका अगला टारगेट है वो ये है कि अपना डेट को रिड्यूस करना है।
इस साल जो है, जो इनकी एक कंपनी है इन्होंने यूरोप में एक्वायर करी थी, CFF क्रिएटिव फ्रेग्रेंस के नाम से है, जो कि 2018 में एक्वायर करी थी। और लेकिन अग्रीमेंट ये था कि भाई वो जो 2020 में जो है ये उसे पूरी तरीके से एक्वायर कर लेंगे। तो 49% तो ऑलरेडी एक्वायर कर ली थी 2018 में, और 2020 में जो है ये से 100% एक फुली ओन्ड सब्सिडरी बना लेंगे। तो उसके लिए तो ये ऑलरेडी जो केपेक्स है वो कर चुके हैं इन Q1। और क्योंकि वो केपेक्स हो चुका है, तो अब जो उसका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो अब उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो अब इनके प्रॉफिट्स में, और जो उनकी जो सेल है वो इनकी सेल में जुड़ के आएगी, क्योंकि अब वो एक कंसोलिडेटेड रेवेन्यू और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो है वो सारी चीज़ें कंसोलिडेट होके आएंगी। वहीं जो है अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 2-3 साल में जो इनका कैश फ्लो है, वो फ्री कैश फ्लो है वो इंक्रीज़ करेगा, और इनका जो डेट है वो रिड्यूस करेगा, क्योंकि कोई मेजर केपेक्स प्लान्ड नहीं है और डेट रिडक्शन पे वर्क कर रहे हैं। तो ओवरऑल समझ में क्या आ रहा है कि कंपनी के जो दिन हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो गिर रही थी कंटिन्यूसली, वो अब फ्यूचर में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो इन्वेंट्री की प्रॉब्लम है, जो कि रॉ मटेरियल्स की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो गई है। तो जो मार्जिन्स हैं वो भी अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो 13-14% के मार्जिन से बढ़ के लगभग 18-19-20% हो गए। इनफैक्ट अभी अगर आप Q2 में देखेंगे तो 20% के मार्जिन आए हैं। तो जो मार्जिन्स हैं वो एक इंक्रीजिंग प्रोफाइल में है, ROC बढ़ रहा है, डेट कम मतलब होगा, ऐसा मैनेजमेंट की कमेंट्री है। तो जब डेट कम होगा तो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होगा, डिप्रिसिएशन भी कम होगी, क्योंकि और डिप्रिसिएशन कम होने का जो रीज़न है वो ये है कि नीदरलैंड में इन्होंने एक कंपनी एक्वायर करी थी, वो इन्होंने 2019 में वाइंड अप कर दी, यानी कि बंद कर दी, और उसका जो भी ऑपरेशंस थे वो इंडिया में एक मुलुंड में एक प्लांट बनाया और वहाँ पे शिफ्ट कर दिए, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी। तो इस वजह से जो डिप्रिसिएशन है वो भी अब ऑलरेडी थोड़ा कम हो गया है। तो जो ओवरऑल है वो एक टर्न अराउंड जो है वो बन रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये टर्न अराउंड जो है वो 1-2 दिन की कहानी है, वो आने वाले 2-3 साल तक जो है मुझे लगता है कि जो कंपनी है वो एक टर्न अराउंड फेज़ में चल रही है। तो ओवरऑल अब हम ये देख लेते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो कैसा नज़र आता है। तो कंपनी ऑलरेडी 93% जो है वो फ्रेग्रेंस से कमाती है, 7% जो है वो फ्लेवर से कमाती है। और अगर हम एक्सपोर्ट वर्सेस इंडिया की बात करें तो इंडिया से लगभग 66% रेवेन्यू कमाती है, वहीं जो बचा हुआ 34% रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट करके कमाती है। तो चलिए, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि बिज़नेस कैसा है, इंडस्ट्री कैसी है। अब कुछ की रिस्क की बात कर लेते हैं जो कि हमें इस कंपनी में नज़र आते हैं और हिस्टोरिकली भी देखने को मिले हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क तो ऑब्वियसली है रॉ मटेरियल। तो क्योंकि भाई 1500 से भी ज़्यादा रॉ मटेरियल हैं जो कि एनी पॉइंट ऑफ टाइम रखने पड़ते हैं, तो उससे दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो ये कि इनका जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी है वो जो है इनका रॉ मटेरियल्स में बंधा रहता है। तो जो इनकी वर्किंग कैपिटल है वो लगभग जो है 160-170 डेज़ तक हो गई है, जो कि हिस्टोरिकली लगभग 100 दिन के आसपास थी। वहीं अगर जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है उसकी प्रॉब्लम अभी तो सॉल्व हो गई है, लेकिन फ्यूचर में फिर से आ सकती है। तो जो रॉ मटेरियल है वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क है इस पर्टिकुलर बिज़नेस के लिए। एक प्रॉब्लम और जो नज़र आती है वो ये है, क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं उनके लिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड केमिकल्स बना रहे हैं, तो ये उन पर्टिकुलर कंपनीज़ के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 1-1 साल के 2-2 साल के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू सप्लाई द फ्रेग्रेंसेस। लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसिंग चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। तो जो इफेक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीज़ है of their raw material, they don't have the capability to pass it on to the underlying FMCG companies or to the underlying companies। तो इसकी वजह से काफ़ी बार क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्राइस इंक्रीज़ होता है, तो जैसा कि अभी हुआ था 2018-19 में, तो ये लोग इमीडिएटली जो है वो पास ऑन नहीं कर पाते हैं द प्राइस इंक्रीज़ टू द कस्टमर। तो ये हमें देखना रहेगा कि इन्वेंट्री जो इसका रॉ मटेरियल है उसका प्राइस कैसा है। विल कीप लिसनिंग टू दी मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंसेस, एंड उससे हमें समझ में आएगा कि इन्वेंट्री का कैसा सिचुएशन चल रहा है। अब अगर हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो जो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं वो नज़र आती हैं, एक तो कोरोना की वजह से जो हेल्थ एंड हाइजीन का जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखें, वो जो ओवरऑल जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है,
क्योंकि कस्टमर्स आर बिकमिंग मोर अवेयर, दे आर यूजिंग मोर सोप्स, मोर हैंड वॉश। वी जस्ट हैव टू लुक कि जो ओवरऑल चेंज है वो कहीं टेम्परेरी तो नहीं है। जो सैनिटाइज़र्स की सेल इंक्रीज़ हुई है, जो साबुन की सेल इंक्रीज़ हुई है, जिसकी वजह से अंडरलाइंग फ्रेगरेंस की जो सेल इंक्रीज़ हुई है, वो जो है एक टेम्परेरी फिनोमिना है या वो लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलेगा, तो वो हमें देखना रहेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग ये जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी की तरह नज़र आ रही है फॉर द कंपनी। जो सेकंड अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो है एक्सपोर्ट्स। तो क्योंकि जो ऑलरेडी अक्वायर्ड सब्सिडरीज़ हैं इन दी वेरियस कंट्रीज़, अभी जो है वो उन्हें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दे आर नॉट प्लानिंग टू बाय मोर सब्सिडरीज टू अक्वायर मोर कंपनीज। तो अभी जो है एक तरीके से द मिल्किंग हैज़ टू स्टार्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अब हमेशा की तरह जो कंपनी है उनकी मैनेजमेंट की रेम्यूनरेशन ज़रूर देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या रहता है कि कंपनी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन जो मैनेजमेंट है वो सिग्निफिकेंट प्रॉफिट जो है अपनी जेब में ले जाती है। तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता है। बट अगर इस कंपनी की बात करें तो कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है। ओवरऑल जो आपके रमेश वाजे और केदार वाजे जो अपने एमडी हैं और सीईओ हैं, इन दोनों की जो कंबाइंड सैलरी है दैट इज़ अराउंड 3.47 करोड़, विच इज़ कंपेयरिंग टू द साइज़ विच इज़ लाइक 1100-1200 करोड़ का रेवेन्यू है। तो उस हिसाब से लगभग 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो उस हिसाब से जो है रीज़नेबल सैलरी है, नहीं बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो इट्स फाइन। अब आ जाते हैं कुछ सीरियस स्टफ़ पे, जो कि है कंपनी की वैल्यूएशन। तो हर वीडियो की तरह इस कंपनी को भी मैंने वैल्यू करने की कोशिश करी है। जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ इन ऑर्डर टू वैल्यू, मैं क्या करता हूँ कि 2026 तक की जो सेल्स हैं वो मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूँ बाय लिसनिंग टू दी मैनेजमेंट इंटरव्यूज़, बाय लिसनिंग टू दी कॉन्फ कॉल्स एंड रीडिंग दी एनुअल रिपोर्ट्स। तो मुझे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि अच्छा इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। तो मैं कुछ नंबर्स अज्यूम करता हूँ सेल्स के और कुछ ग्रोथ रेट अज्यूम करता हूँ। साथ साथ जो है मैं ये देखता हूँ कि भाई अच्छा डिमांड सप्लाई और जो भी ओवरऑल बिज़नेस की डायनामिक्स कैसे चल रही है। तो मैं कुछ मार्जिन्स अज्यूम करता हूँ कि या तो मार्जिन इंक्रीज़ हो रहे हैं या मार्जिन डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं टिल 2026 ये सब चीज़ें प्रिडिक्ट करता हूँ। और सिमिलरली इंटरेस्ट रेट, डेप्रिसिएशन और टैक्स रेट, ये सब चीज़ें डाल के मैं फाइनली क्या करता हूँ कि एक मीडियन पीई मान के, जैसे इस कंपनी के लिए मैंने माना है कि 20 का पीई होगा इन 2026। और क्योंकि एक नीश कंपनी है, एक परफॉर्मेंस केमिकल टाइप की कंपनी है, तो मैंने 20 का पीई अज्यूम किया है। तो ये सब नंबर्स मान के मैं ईपीएस अज्यूम करता हूँ कि भाई फाइनली पूरी बैलेंस शीट बना के कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के कि कितना ईपीएस रहेगा इन 2026। 20 के पीई पे जो शेयर का प्राइस है वो कितना आएगा, और वो जो प्राइस आएगा उसे मैं अगर आज की प्राइस से कंपेयर करूं तो जो 6 साल है 2020 से लेकर 2026 तक, तो वो कितना रिटर्न बनता है, ये मेरा है वैल्यूएशन क्राइटेरिया। तो जितना भी मेरा रिटर्न आता है तो उसे मैं देखता हूं कि अच्छा अगर ये रिटर्न कैगर रिटर्न यानी ईयर ओवर ईयर रिटर्न अगर 15% से ज़्यादा आता है तो आई गेट अट्रैक्टेड टू दैट कंपनी, और अगर 15% से कम रहता है तो आई स्किप दैट कंपनी। आई लुक एट अ लॉट ऑफ कंपनीज और बेसिकली ये मेरा क्राइटेरिया रहता है। तो अगर इसकी बात करें तो ऊपर की जो टेबल है उसे आप इग्नोर कर दीजिए, उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो नंबर्स मैंने कुछ अज्यूम करे हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि मैंने ऑपरेटिंग मार्जिन कितना माना है और मैंने डेप्रिसिएशन कितना माना है, इंटरेस्ट रेट कितना माना है, और उसके पीछे जो रीजनिंग है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मैंने वो नंबर्स मतलब जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो कैसी मुझे नज़र आती है, तो उस हिसाब से मैंने ये नंबर्स अज्यूम करें। आप नीचे वाली टेबल पे फोकस करिए। तो जो नीचे वाली टेबल है वो ईपीएस दिखा रही है फ्रॉम 2020 टू 2026, और उसके नीचे जो है वो पी यानी कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल है। तो जो उसके हिसाब से शेयर प्राइस कितना आ रहा है, तो शेयर प्राइस निकालना बहुत आसान है। अगर आप अर्निंग पर शेयर को प्राइस अर्निंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका शेयर प्राइस निकल जाता है। तो मेरे हिसाब से 2026 में जो आपका ईपीएस है वो 14.77 रुपये का आ रहा है बेस्ड ऑन माई एजम्पशंस, जो कि अगर आज की डेट की बात करें तो लगभग जो है 5 रुपये के आसपास का ईपीएस था इन FY20, जो कि मुझे लगता है कि लगभग 7 रुपये का हो जाएगा इन FY21। और 20 के पीई के हिसाब से जो शेयर प्राइस आता है वो आता है 295 रुपीज़ इन FY26।
अगर आज की डेट में बात करें तो शेयर प्राइस है 130 रुपये का। तो अगर देखें तो ये जो रिटर्न है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स वो आता है लगभग 14.5% कैगर रिटर्न, जो कि मेरे क्राइटेरिया को लगभग फिट करता है। तो मैं 15% मानता हूँ। तो बाय द वे आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड फ्रॉम लाइक 90 लेवल्स। जिस दिन रिज़ल्ट आया था 95 रुपीज़ पे जो है मैंने इन्वेस्ट किया था सिग्निफिकेंट अमाउंट इस कंपनी में, अभी से मतलब कुछ दिन पहले ही इनफैक्ट। तो उस हिसाब से जो कैगर रिटर्न बन रहा था तो लगभग 17-18% के आसपास का बन रहा था उन दिनों। तो ये मेरा क्राइटेरिया रहता है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि मतलब कितना कैगर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज नंबर्स। बाय द वे जो नंबर्स हैं ये मेरे एनालिसिस के हिसाब से हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शेयर प्राइस एक्चुअली में इतना हो जाएगा या एक्चुअली में इतना होना ही है। बट टू मी देर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ऐसा हो सकता है, या इनफैक्ट मेरे हिसाब से इससे भी बेटर हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है और जो ओवरऑल इंडस्ट्री है उसको देख के लगता है कि इससे एटलीस्ट इतना तो अचीव करना चाहिए इन्हें टिल FY26। तो अब बात कर लेते हैं, जो राइट साइड में आपको एक छोटी टेबल नज़र आ रही है, ये जो टेबल है ये बता रही है कि आपको कितने रिटर्न एक्सपेक्टेड हैं, तो आपको कितने रुपए पे शेयर को ख़रीदना चाहिए। तो अगर आपको 15% एक्सपेक्टेड है तो आपको 128 रुपये पे ख़रीदना चाहिए। ये 15% कैगर है फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स। 15% कैगर्स का मतलब होता है कि आप अगर 72 से डिवाइड करें 15 को तो लगभग 4.5-5 के आसपास, लगभग 5 साल में पैसा डबल होना। तो अगर 20% कैगर चाहिए यानी कि आपको 3.5 साल में पैसा डबल करना है, तो जो है आपको लगभग 99 रुपीज़ पे शेयर ख़रीदना चाहिए। वहीं अगर आपको 23% चाहिए तो 85 रुपीज़ पे ख़रीदना चाहिए। तो आप ये छोटी टेबल भी देख सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मैं आपको एक और बहुत ही सिंपल तरीका बता सकता हूँ जिससे आप इस कंपनी को वैल्यू कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितना अर्निंग पर शेयर कमाया है, सिर्फ Q2 ऑफ FY21 की बात कर रहा हूँ, तो Q2 ऑफ FY21 में कंपनी ने लगभग 3.5 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है बट आई थिंक अराउंड 3.5 रुपीज़ का EPS कमाया है, जो कि हिस्टोरिकली अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम अज्यूम करें कि आने वाले 3 क्वार्टर्स में, अगर पीछे को छोड़ दें, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है ना वो फ्यूचर पे चलती है, वो पास्ट में नहीं चलती, वो फ्यूचर के नंबर्स को प्रिडिक्ट करके चलती है। तो अगर ये माने कि भाई आने वाले 3 क्वार्टर्स में 3.5 ना सही चलो 2.5 रुपये का ही EPS हो जाता है, जो कि इस क्वार्टर से काफ़ी कम है, तो 2.5 रुपये के हिसाब से भी 2.5 और 3.5, तो लगभग 7.5 और लगभग 11 रुपये का EPS हो जाता है, जो कि आज की शेयर प्राइस के हिसाब से अगर देखें 130 के हिसाब से, तो 11 रुपये के EPS पे आपको जो है जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो आपको सिर्फ लगभग जो है 11-12 के आसपास का जो PE है वो मिल रहा है, जो कि इस तरीके की इंडस्ट्री के लिए एक रीज़नेबल PE है। वहीं अगर आपने कुछ दिन पहले ख़रीदा होता, लेट से 100 रुपये पे ख़रीदा होता, या अगर लेट से ये ड्रॉप हो जाता है 100 रुपये तक आ जाता है या 90 रुपये तक आ जाता है, तो जो PE है वो 11 के अर्निंग EPS के हिसाब से जो है वो सिर्फ 8-9 का PE रह जाएगा। और एक इंक्रीजिंग ROCE की कंपनी है, तो कि जो PE है वो एक्सपैंड करना चाहिए बजाय डिक्लाइन होने के। तो 20 का PE हम काफ़ी रीज़नेबल PE मान सकते हैं। तो उस हिसाब से भी हमें समझ आता है कि भाई कंपनी अंडर वैल्यूड है एट द करंट प्राइस। बाय द वे जो भी मैं बता रहा हूँ ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने एनालिसिस के लिए। और इससे पहले जो है मैं कंपनी का क्वालिटेटिव एनालिसिस करता हूँ कि, और जो भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में कंपनी फेल हो जाती है मैं उसकी वैल्यूएशन तक पहुँचता भी नहीं हूँ। तो जो कंपनी अगर मुझे क्वालिटी वाइज ठीक लग रही है सिर्फ तभी मैं उसको वैल्यू करने तक पहुँचता हूँ। तो आप इन नंबर्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, अपनी वैल्यूएशन खुद निकालिए, और मेरी वैल्यूएशन को आपको बिलीव करने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। फाइनली अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो मेरे हिसाब से एक अच्छा टाइम है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके जो है आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, आपका पैसा है, मैं आई एम नॉट लाइबल, सो यू विल गेट द गेन्स एंड यू विल हैव टू बेयर द लॉस इफ़ एनी। सो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, और आप जो है इस कंपनी को डिटेल में एनालाइज करिए। और
अगर ये कंपनी और गिरती है तो पर्सनली मतलब मेरे लिए इट विल बी अ इवन बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी. ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड लाइक अ सिग्निफिकेंट पोर्शन. बट एक की फैक्टर आई थिंक जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, पोर्टफोलियो एलोकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 25, 30, 40% पोर्टफोलियो का हिस्सा इस एक कंपनी में लगा दें. तो मेरा जो है पर्सनली आई हैव एन अपर लिमिट. आई नेवर गो बियॉन्ड 5%, भले ही मुझे कंपनी कितनी भी अच्छी लगे. आई ट्राई टू डाइवर्सिफाई इन एटलीस्ट 20 कंपनीज. 20 से 25 कंपनियाँ रखता हूँ मैं, उससे ज़्यादा भी नहीं जाता. तो 5%, और अगर मुझे बहुत अच्छी लग रही है तो आई गो टिल लाइक 7%, बट आई डोंट गो बियॉन्ड दैट. सो अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए, अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करने के बाद. तो आई होप आपको ये एनालिसिस डिटेल लगा होगा, आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा. अगर आप इसी तरीके के डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस देखते रहना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप आगे और कौन सी कंपनीज़ के एनालिसिस देखना चाहते हैं और मैं क्या इस चैनल में इम्प्रूव कर सकता हूं. और फाइनली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. तो मिलते हैं अगली वीडियो में.